Shall we start? Okay, come on, let's start. Hi guys, good afternoon. चलिए, तो हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था. कौन सा था वो? याद है क्या आपको? मजा आ रहा था पढ़ने के लिए. ऑडिट रिस्क के बारे में बात करी थी. ऑडिट रिस्क के 3 बच्चे हुए थे. कौन से थे वो? इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क. सही है एकदम. उसके बाद मुझे बताओ कि ऑडिट रिस्क में जो 2 बच्चे थे, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, उसको क्या बोलते हैं? 1 नंबर. और जो डिटेक्शन रिस्क है वो, उसके 2 बच्चे कौन से हैं? सैम्पलिंग रिस्क एंड नॉन सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क के बारे में हम लोग डिटेल में कहां पढ़ेंगे? ऑडिट सैम्पलिंग वाले चैप्टर में, मतलब वो यूनिट में. ओके ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सो पहला जो आज का टॉपिक है, जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, चलो गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, आप लोग चैट इधर ही कर रहे हो ऐप पे. सो पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑडिट रिस्क. सो बेटा, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? पढ़ा है ना ये सब? बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं इसको रीड करने की. ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन when financial statements are materially misstated. इंपॉर्टेंट क्या था अपने लिए? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देना वो इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि when financial statements are materially misstated. ये हुई ना बात. ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ मतलब क्या बोल रहे हैं? इज अ रिजल्ट ऑफ, क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क. समझा गया बात को? यस सर. उसके बाद बात हो रही है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की. सो व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट? SA 200 स्टेट्स दैट, ध्यान से पढ़ना, SA 200 स्टेट्स दैट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं यहां पे? हाँ, क्या बोल रहे थे? द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड प्रायर टू ऑडिट. मतलब आप समझने की कोशिश करो. रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कल बात हुई थी ना अपनी, जरा इसको अभी डिकोड करते हैं. अभी हम लोग पढ़ सकते हैं ना डिटेल में. आपने बोला था हाँ करके, है ना? तो अभी ध्यान से सुनना. अभी मजा आएगा ना और डिस्कशन करने के लिए. अभी और ज्ञान पे लूंगा. रेडी? ध्यान से सुनो. अभी यहां पे इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क की अगर बात करते हैं तो ये 2 रिस्क किसके हाथ में है? ऑडिटर के हाथ में है या नहीं है? कैन ऑडिटर कंट्रोल दिस रिस्क? इट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ऑडिटर. ऑडिटर कैनॉट इन्फ्लुएंस दिस रिस्क बिकॉज कंट्रोल्स लगाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की. इनहेरेंट रिस्क, ये जो भी होगा वो एंटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा ना, बराबर है कि नहीं? तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ IR एंड CR, बराबर है कि नहीं? ये क्या होगा? ये हम ऑडिट करें या ना करें, ये तो रिस्क मौजूद होगी ना. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नाउ. अब पढ़ने में मजा आएगा. अभी ये क्या बोलता है कि सर, दिस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बराबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड लेट अस कॉल देम एज व्हाट? द एंटिटीज रिस्क, नॉट द ऑडिटर्स रिस्क. ये तुम्हारी रिस्क है भाई. हेलो, ये किसकी रिस्क है? तुम्हारी रिस्क है, एंटिटी की रिस्क है वो. मैं एज एन ऑडिटर कुछ कर सकता है उसको? नहीं. तो हम लोग जब बात करते हैं ना कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, तो अपन क्या बोल रहे हैं बॉस? कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी व्हाट? लिखो अभी साथ में, विल बी व्हाट? मटेरियली मिसस्टेटेड, बराबर.
प्रायर टू ऑडिट, ये रिस्क मौजूद होगी ही ऑडिट के पहले। आरएमएम के दो बच्चे, कौन से? आईआर और सीआर। बताओ तुम ऑडिट करो या ना करो, क्या आईआर सीआर मौजूद रहेगा क्या? फिर हम क्या करते हैं, इसको हम असेस करते हैं। हम ऐसे 315 में असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट करते हैं। हम वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितनी है कितनी नहीं है हम लोग चेक करते हैं, ताकि हम लोग अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सके। बात पहुंची आपको? बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? इट विल बी मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रायर टू व्हाट? ऑडिट। ऑडिट हो या ना हो भाई, मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होगा, उसकी पॉसिबिलिटी को हम लोग क्या कहेंगे? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। सो देयरफॉर दीज रिस्क्स are called as entities risk। ये तुम्हारी रिस्क है, ऑडिटर इसको असेस करेगा और उसके बेसिस पे अपना सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है वो चेक करेगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं यहां से, हो गया क्या ये नोटिंग करके? सो एग्जाम में ये जो है ना, ये बात करेगा अबाउट व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यही ट्रू एंड फॉल्स में आएगा और बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। क्लियर है? चेंज करूं? यस यस। सो वो कहता है इट सिंपली मीन्स दैट there is a probability, possibility, susceptibility, आज ध्यान रहेगा सबको। तो probability of frauds or errors in the financial statements before audit. So did you understand what is RMM? Now we talk about is what is misstatement. मिसस्टेटमेंट किसे कहते हैं? अभी ये ऐसे इस चैप्टर में ऐसे छोटे छोटे ना टर्मिनोलॉजीज और डेफिनेशंस दिए हुए। ये पहले ओल्ड सिलेबस में इतना ज्ञान नहीं दिया रहता था, सीधा मेन कॉन्सेप्ट बोलते थे ये है पढ़ इसको। अभी ये पूरा घुमाते। इसमें क्या होता है, इसके वजह से आप लोगों को ट्रू एंड फॉल्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की जो संख्या है वो बढ़ जाती है उसमें। सो अभी इधर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज अ मिसस्टेटमेंट? मिसस्टेटमेंट मतलब क्या बोलते हैं? गलती। किसे कहते हैं गलती? गलती क्या होता है? ये काम ऐसा होना चाहिए था बट वो वैसा नहीं हुआ है, देन इट इज वी से कि भाई ये गलत है। गलत किसको बोलते हैं? ऐसा होना चाहिए था वर्सेस कैसा हुआ है। सो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट वाज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड। इंग्लिश का खेल है, ध्यान से सुनिएगा। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वर्सेस व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मिसस्टेटमेंट। यस, दिस इज कॉल्ड एज मिसस्टेटमेंट। एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मिसस्टेटमेंट वर्सेस व्हाट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। वो बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड वर्सेस व्हाट इज रिपोर्टेड इज कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ या ना? ना, बिकॉज दैट इज जस्ट मिसस्टेटमेंट। आया बात समझ में? आगे मिसस्टेटमेंट refers to the difference between the amount classification, presentation or disclosure of reported financial statements that is required to what is reported. This can be because of what? Fraud or error. Misstatement किसकी वजह से आ सकती है? करेक्ट है? तो अभी एग्जाम्पल्स। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछेंगे इसको, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप मिसस्टेटमेंट तो एक्सप्लेन कर लोगे, बट अब दिक्कत क्या होती है?
जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, आप लोग एग्जाम देके आए ना अभी, तो आपने लेटेस्ट आपने देखा होगा ट्रेंड कि वो पूछते हैं एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेन गिविंग एग्जाम्पल्स। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन तो मिलते होंगे ऐसा आपको, तो क्या करना है, ये एग्जाम्पल जो है आपको रट लेना है। इसको बात करते हैं इसके बारे में। चार्जिंग एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एंड वाइस वर्सा, बराबर के नहीं, मतलब रॉन्ग क्लासिफिकेशन हुआ। आपने रिपेयर्स के खर्चे आपने ट्रीट कर दिया एज एडिशन टू एफए। मजाक कर रहे हो आप? रिपेयर्स आर ट्रीटेड एज व्हाट? तो ये मिसस्टेटमेंट हुआ कि नहीं? मिसस्टेटमेंट हुआ कि नहीं? डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम in relation to the requirement in applicable financial reporting framework. Difference in disclosure requirement, what you are required to disclose versus what you have actually disclosed. हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है, बराबर। अगर शेयर कैपिटल है तो इक्विटी से कितना है, प्रेफरेंस से कितना है, उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है। फिर उसके बाद उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी ऑफ शेयर्स, उसमें 5% से ज्यादा किसका होल्डिंग है वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है। ये सब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर्स में देना पड़ता है आपको। समझा गया बात को? बट अगर जो आपको बोला है, देखो वापस दिमाग में मिसस्टेटमेंट क्या है, रिपोर्टेड वर्सेस रिक्वायर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज कॉल्ड एज व्हाट? मिसस्टेटमेंट। ये समझा गया आपको? तो एक आपने क्या रिक्वायर्ड क्या था, एक्सपेंसेस को कैसे क्लासिफाई करना है। तो आपने अगर गलत क्लासिफिकेशन किया तो प्रॉब्लम, यस। दूसरा क्या बोलता है, डिफरेंस इन डिस्क्लोजर। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर मतलब कि आपको व्हाट वाज अगेन रिक्वायर्ड वर्सेस व्हाट इज, बराबर है कि नहीं? जैसे अगर मान लो आपको शेयर कैपिटल के लिए शेयर होल्डर्स, बराबर है, हु हैज गॉट मोर देन 5% ऑफ व्हाट द इक्विटी, उसका नाम डिस्क्लोज करना है आपको। बट गलती से उसने क्या करा, उसने ग्रेटर देन 10% का किया है, फॉलो नहीं किया ना उसने, बराबर। आज जैसे हमने और एक देखा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से अगर हमने लोन लिया है और उनको अगर हम लोग रीपे नहीं कर रहे तो उसका अलग से डिस्क्लोजर करना पड़ता है। एमएससीज में हम लोग ने जो लोन हमने एमएससी से लिए है, या उनको अगर हम लोग लोन नहीं, या तो पेएबल है अपने को, उनको उधारी लिया है उनसे एमएसएमई से, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। बट तुमने नहीं दिया तो प्रॉब्लम ना भाई। तो ये वाला जो है वापस से इसको क्या बोलेंगे अपन, डिफरेंस इन डिस्क्लोजर। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज। सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ inappropriate accounting policy, simple, cost or NRV whichever is higher, इसको बोलेंगे मिसस्टेटमेंट। समझा क्या बात को? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन रियलाइजेबल वैल्यू, इट इज वैल्यूड एट व्हाट कॉस्ट। तो आप क्या कर रहे हो, गलत अकाउंट। मैं क्या कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है क्या? ये एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया, मेरा काम क्या है, एक लेवल आगे गया, इस एग्जाम्पल का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलो ना आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम वर्सेस इट्स अप्रोप्रिएटनेस इन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाल रहे हो वर्सेस उसका, ये विसेविस मतलब क्या होता है, इन रिलेशन टू इट्स अप्रोप्रिएटनेस। अभी आप समझिए, फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं गोइंग कंसर्न, इट इज व्हाट एन एस्टिमेट ना, बट अपने को फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में दिख रहा है कि गोइंग कंसर्न अपन इधर क्या बोल रहे हैं, इधर वैलिड है, बट ये जो है अपने को लग रहा है कि इधर ये वैलिड नहीं है, बराबर कि नहीं? उसके बाद अगर अपन बैड या डाउटफुल डेट्स की अगर अपन बात करें, ये भी क्या हुआ, एस्टिमेट हो गया ना, बट जिस हिसाब से वो कर रहे हैं हम लोग को वो रीजनेबल या अप्रोप्रिएट नहीं लग रहे हैं। वो क्या होना चाहिए था वर्सेस क्या आपने बुक किया है,
डाउटफुल डेट्स आपने ज्यादा ही दिखा दिया, आपने राइट ऑफ या राइट बैक आपने बहुत ज्यादा अमाउंट कर लिया। तो जो एस्टिमेट्स है ना, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना डेप्रिसिएशन होगा, अब उधर अकाउंट्स में बोल रहा है, जो शेड्यूल अपना 3 है ना, उसमें बेसिकली शेड्यूल देते हैं डेप्रिसिएशन का, उसमें लगभग रेट्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में रेट्स डिफाइंड होते हैं बराबर डेप्रिसिएशन के। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बोला है कि भाई कम से कम तेरे को 20% डेप्रिसिएशन लगाने का है, उसमें मिनिमम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कम से कम इतना तो डेप्रिसिएट करो। आप बोल रहे हो कि भाई 15% कर रहे हैं हम लोग डेप्रिसिएशन, चलेगा क्या ऐसा? बोलो भाई, नहीं चलेगा। समझा क्या बात को? सो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होना चाहिए वो एस्टिमेट बराबर, और आपने क्या किया है उसका डिफरेंस अगेन इज कंसिडर्ड एज व्हाट? मिसस्टेटमेंट। समझा गया? फेक एक्सपेंसेस को बुक कर रहे, बताओ यार कैसी चीटर है ये। फेक एक्सपेंसेस मतलब क्या? जो जेन्युइन खर्चे नहीं है। ओवर स्टेटिंग द एसेट्स और ओवर स्टेटिंग द लाइबिलिटीज, अंडर स्टेटिंग द एसेट्स और अंडर स्टेटिंग द लाइबिलिटीज। अब ये बोल रहे हैं ओवर स्टेटिंग व्हाट? द रिसीवेबल्स बाय नॉट राइटिंग ऑफ द इररिकवरेबल डेट्स। प्रोविजन कर देना चाहिए उसका, फिर भी बता रहे अभी भी गुड। अरे व्हाट गुड? इट इज बैड। ओवर स्टेटिंग और अंडर स्टेटिंग व्हाट? इन्वेंट्रीज, वैल्यूज इन्वेंट्री की कम ज्यादा करना। तो ऐसे आप समझिए बात को, एग्जाम में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इमेजिन करना है और सोचना है कि कहां क्या गलती हो सकती है, किस वजह से। बचपन में तो पढ़ते हैं ना, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के 2-4 एग्जाम्पल लिखने का, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, डिस्क्लोजर गलत, ऐसा है आपके हिसाब से वो लिखने का। मैंने एग्जाम्पल के एग्जाम्पल क्यों दिए आपको? ताकि आपको ये वाला पार्ट समझेगा तो उससे आप उसका टेक्स्ट बना के आ सकते हो। जमा गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। रेडी? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट इज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी तक हमने क्या बात करी? ऑडिट रिस्क क्या होता है। चैप्टर का भी सीक्वेंस ध्यान में रखने का, अभी बहुत टाइम है अपने पास। चैप्टर का सीक्वेंस ध्यान में रखने का। फर्स्ट क्या बोला अपन ने? ऑडिट रिस्क। उसके बाद क्या बोला अपन ने? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर उसमें पता चला व्हाट इज मिसस्टेटमेंट, फिर उसके एग्जांपल्स। अभी आगे बढ़ते वो बोलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है इट इज देयर एट 2 लेवल्स। किधर है? 2 लेवल पे। किधर है? नंबर 1 इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड नंबर 2 इज एट असर्शन लेवल। रिस्क किधर किधर है? 2 जगहों पे रिस्क है, एक ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और एक असर्शन लेवल पे। पहले जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान से सुनना। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब और असर्शन लेवल मतलब, पहले असर्शन क्या है वो समझते हैं, ठीक है ना? ये हम लोग आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे इसको, मतलब अगला ही अपना जो चैप्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। चैप्टर नंबर 4 में 4.10 पे जाके आप लोग एक बार आओ तो जरा 4.10 या 4.8 देखते मेरी याददाश्त कितनी अच्छी है। किधर है? 4.10 ना? होशियार हूं मैं, देख के नहीं आया था, सही बता रहा हूं। हेमंत को पूछो, था क्या? मेरा बैग भी नहीं था, इधर ही था सब। सो अपन यहां पे बात कर रहे हैं पहले असर्शन। क्या ये आगे पढ़ना ही अपने को, बट अपन क्या बोल रहे हैं, ये रिस्क एट असर्शन लेवल समझने के लिए मालिक पहले असर्शन क्या होता है ये तो पढ़ लेते हैं। आपको याद है व्हाट इज असर्शन? सब कुछ धुंधला धुंधला। सो व्हाट इज असर्शन? तो उधर क्या लिखा है, आप 4.10 पे रहिएगा, बात करते हैं उसमें। सो वो बोलता है असर्शंस रेफर्स टू द रिप्रेजेंटेशंस बाय whom?
by management, which are embodied, explicit और otherwise, वो ठीक है, मेरे को मेन अभी पढ़ाने का है कि कॉन्सेप्ट क्या है. which are embodied in where financial statement as used by auditor to consider different types ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट. और ये जो टॉपिक है ना असर्शन, ये असर्शन को मद्देनजर रखते हुए पूरा चैप्टर नंबर 5 बना हुआ है, ध्यान में रखना. सो इट इज रिप्रेजेंटेशन बाय हू? मैनेजमेंट. एक्सप्लिसिट और अदरवाइज, विच आर एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज्ड बाय द ऑडिटर टू कंसिडर व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स. जैसे हम लोग बात करते हैं, पहले एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टॉक अबाउट शेयर कैपिटल. ठीक है, तो जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं हम लोग, और उसमें अपने को दिखता है कि ओके हियर देयर इज व्हाट शेयर कैपिटल, ठीक है ना, तो अपन क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल मतलब ये जो शेयर कैपिटल है, ऑकरेंस मतलब क्या हो? अपन बोलते हैं इट पर्टेन्स टू एंटिटी, इट बिलोंग्स टू एंटिटी. दिस इज द असर्शन. असर्शन इज व्हाट? ऑकरेंस, कि ये अपना शेयर कैपिटल है. दूसरा क्या बोलता है कि वी टॉक अबाउट इज व्हाट द कंप्लीटनेस, कि मतलब इसके अंदर एवरीथिंग इज व्हाट इंक्लूडेड. एवरीथिंग इज व्हाट इंक्लूडेड, मतलब जो अपना क्लोजिंग जो शेयर कैपिटल है उसमें सारे इफेक्ट्स आपने दिए हैं. मतलब आपने क्या फ्रेश इशू किया है, ड्यूरिंग द पीरियड कुछ बायबैक किया है क्या, एवरीथिंग, वो सारी चीज को अपन ने कंसीडर करा हुआ है. समझा गया बात को? तो ऐसी बात है. फिर उसके बाद लेट अस से जो डिस्क्लोजर्स आपको करने हैं शेयर कैपिटल को लेके, बराबर के नहीं, वो डिस्क्लोजर भी आपने क्या करा हुआ है? बराबर से करा. सो डिस्क्लोजर भी एक असर्शन है, बराबर है. सो ऑल द डिस्क्लोजर्स आर व्हाट? प्रॉपरली मेड. अभी मुझे एक बात बताओ, इधर अगर अपन फोकस करते हैं, इधर अगर फोकस करते हैं जो बॉक्स में डाला है, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हो या एज ए मैनेजमेंट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हो, तो आप क्या बोलते हो? सर हमने जो भी, अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, मैं मैनेजमेंट हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बना रहा हूं तो बॉस सारे जितने भी ये शेयर कैपिटल है हमने जो रिकॉर्ड किया ये हमारा है सर, इसलिए मैंने डाला इसको, किसी और का थोड़ी कैपिटल डालूंगा. दिस इज व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग ना, दिस इज व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग. ये समझा क्या बात आपको? कंप्लीट. अरे सर जितना भी मूवमेंट हुआ है ना, अप डाउन, जो भी फ्रेश इशू, बायबैक, ओपनिंग, सर सब बराबर है भाई, हमने चेक किया कुछ से, मैं मैनेजमेंट है. डिस्क्लोजर जो भी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर चाहिए ना, सबके हिसाब से बराबर दे दिए. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन दैट आई एम मेकिंग, विच आर एम्बॉडीड. एम्बॉडीड का मतलब क्या होता है? इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑल द आइटम्स which are embodied, which is included where in the financial statements. इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्त? This is what is assertion. फर्स्ट जो दो लाइन लिखे ना बेटा, उसको बोलते हैं assertion.
फर्स्ट जो 2 लाइंस लिखे हैं ना उसको क्या बोलते हैं अपन? असर्शन। ये बात समझेगा आप लोग? क्लियर है एकदम? यस, बेस्ट। अब ध्यान से सुनना, एज एन ऑडिटर, ये तो तुमने मैनेजमेंट के तौर पे तुमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब एज एन ऑडिटर क्या होगा भाई? एज एन ऑडिटर मैं इन्हीं असर्शंस को कंसीडर करूंगा। मैं क्या करूंगा? आई विल कंसीडर दीज असर्शंस। मजाक हो रहा क्या भाई? सही में आई विल कंसीडर व्हाट? दीज डिफरेंट असर्शंस। ये जो असर्शंस है ना, आई विल कंसीडर इट कि सही में ये अपने है ना, किसी और के तो बुक नहीं हुए ना, सही में सारे रिकॉर्ड हुए ना, डिस्क्लोजर बराबर हुआ कि नहीं है। सो आई विल कंसीडर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? असर्शन, टू सी वेदर देर आर एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट माइट ऑकर। समझा क्या बात को? कि वह उसमें क्या कोई पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है क्या? इसमें गड़बड़ तो नहीं ना? आप बताओ, हो सकता है क्या? आप ही बता दो मुझे, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि शेयर कैपिटल जो अपना नहीं है बट फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया? इन्होंने क्या कर दिया? सब्सिडरी का भी शेयर कैपिटल अपने में जोड़ दिया भाई। डिस्क्लोजर गलत हो सकता है क्या? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जो ओपनिंग ओपनिंग फ्रेश इशू बायबैक, इसका एडजस्टमेंट बराबर ना देते हुए इनसे कुछ बायबैक का एडजस्टमेंट छूट गया होगा या फ्रेश इशू का एंट्री छूट गया होगा उनसे? गलती हो सकती है या नहीं, इतना बता दे मुझे। हो सकती है ना? एज एन ऑडिटर तुमने क्या करना चाहिए? कंसीडर इट। क्यों भाई? इसमें कुछ गलतियां हो सकती है। तो अगर इसमें, अभी बात ध्यान से सुनना, सर क्या बोल रहे हैं अभी बेटा, अगर इसमें गलतियां हो सकती है, ध्यान दो, इधर गलती, इधर गलती, इधर गलती हो सकती है क्या? बराबर। कोई भी असर्शन गलत हो सकता है ना? बराबर है कि नहीं? इस रिस्क को क्या नाम बोलेंगे? रिस्क एट असर्शन लेवल। समझा गया? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज द रिस्क एट असर्शन लेवल। सो हमने क्या बात करी थी? 2 टाइप की रिस्क होती है ना, तो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क इज एट असर्शन लेवल। तो पहले असर्शन लेवल समझा गया? बच्चों को पता ही नहीं होता ये व्हाट इज, तुमको पता था ये रिस्क एट असर्शन लेवल? साला असर्शन ठीक से नहीं मालूम, रिस्क एट असर्शन लेवल तो बहुत दूर की बात है। तो इनमें गलतियां हो सकती है, तो कंबाइन टुगेदर इसको क्या बोलते हैं कि एक एक असर्शन पे जहां रिस्क होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्क इज एट असर्शन लेवल। बट अब जब एक कोई गलती वो एक ही असर्शन को अफेक्ट करती है तो इट्स ओके। एक गलती एक असर्शन को अफेक्ट करती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स की बात करते हैं। तुमने डेटर्स का एजिंग बराबर से नहीं किया, या अपन बात करते हैं अबाउट द बोरोइंग्स, तुमने उसका क्लासिफिकेशन बराबर नहीं किया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। मैंने एग्जाम्पल को ध्यान से सुनो रे पूरा, अभी ये बहुत मजा आएगा पढ़ने का, अभी टाइम बहुत है अपने पास। बात वही हुई थी ना, दैट वाज द डील। तो अभी अगर मान लो 1 लाख रुपए जो है, मैं तो अभी तक इस चैप्टर पे का पार्टी नहीं, वो 4.10 में है, वो तो अभी ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं अभी तक कुछ भी। अभी 1 लाख का लोन है, इसमें से क्या हो रहा चाहिए था, 60,000 जो है ना हमारा क्या है, ये सिक्योर्ड है, और 40,000 जो है बेटा ये क्या है, अनसिक्योर्ड है। क्या बात बोल दी सर, बढ़िया एकदम। अरे बट कंपनी ने क्या किया, इसका जो क्लासिफिकेशन है ना ऐसा होना चाहिए था, ये करेक्ट क्लासिफिकेशन है, उन्होंने ऐसा क्लासिफिकेशन किया ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ क्या बताया, लोन्स 1 लाख, दैट्स इट, खलास।
तो सिर्फ इसमें एक ही असर्शन अफेक्ट हुआ ना, इसमें सिर्फ क्या अफेक्ट हुआ, ओनली वन असर्शन गॉट अफेक्टेड एंड दैट वाज व्हाट, क्लासिफिकेशन, दैट इज डिस्क्लोजर गलत हुआ है करके। तो इसी रिस्क को अपन क्या बोलेंगे, रिस्क एट असर्शन लेवल। समझा क्या बात को? बट अब क्या हुआ ना, अभी इधर लोन्स का क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम, बट अभी इन्होंने हमको ना लोन अग्रीमेंट्स नहीं प्रोवाइड करे, लोन अग्रीमेंट नहीं प्रोवाइड करे, बैंक से कंफर्मेशन नहीं मिला, हमको पता ही नहीं कि ये जो लोन का अमाउंट है 1 लाख है या नहीं है। तो इसके लिए मतलब दूसरा असर्शन कौन सा अफेक्ट हुआ, वैल्यूएशन का। अब भाई हम लोग को कंफर्मेशन ही नहीं है कि कितना अमाउंट है करके, अब पता ही नहीं है दोस्त। समझा गया बात को? तो अभी 2 असर्शन अफेक्ट हुए, एक तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन गलत, चलो ठीक है, अब उसके अंदर जो अमाउंट है वो भी गलत, ठीक है, और उसमें अब डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कुछ भी लोन अग्रीमेंट नहीं है, हमें यह भी नहीं पता कि हमारा लोन है या नहीं है, मतलब हमको ऑकरेंस में भी इश्यू है। बराबर है कि नहीं? तो अभी सिर्फ एक असर्शन अफेक्ट हुआ क्या, इट इज अफेक्टिंग मेनी असर्शन, इट इज परवेसिवली अफेक्टिंग व्हाट, मेनी असर्शन, देन दिस रिस्क इज कॉल्ड एज रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसको क्या बोलते हैं, रिस्क इज एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। सो जब एक असर्शन सिर्फ अफेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, रिस्क एट असर्शन लेवल। समझा बात को? और जब वो ऐसे परवेसिवली इट अफेक्ट्स व्हाट, मेनी असर्शन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, देन दिस इज कॉल्ड एज रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। समझा क्या बात को? और अब ध्यान से सुनना, जब इसमें बहुत सारे असर्शंस अफेक्ट होते हैं, अब आप समझो ना, क्लासिफिकेशन में भी प्रॉब्लम, वैल्यूएशन में भी प्रॉब्लम, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो इस रिस्क को अपन कहते हैं एट व्हाट, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। ये समझा क्या आपको? इसको क्या बोलेंगे, एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो अभी ध्यान से सुनना, ये वाली रिस्क और ये वाली रिस्क हम लोग क्यों कंसीडर करते हैं, बोलू बोलू क्या? क्योंकि क्या लिखा है, रिस्क इज एट 2 लेवल्स ना। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि साला ये 2 लेवल पे रिस्क हम लोग कंसीडर क्यों करते हैं, व्हाट्स द रीजन, बताऊं बताऊं? यस, जब मुझे ओपिनियन देना होता है तो आई कंसीडर द रिस्क एट असर्शन लेवल। जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देना होता है तब आई कंसीडर द रिस्क एट असर्शन लेवल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। क्योंकि मुझे ओपिनियन किस पे देना होता है, एक एरिया पे या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? सो आई विल कंसीडर द रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। इसीलिए एक गहरी सांस लो, छोड़ो, ध्यान से सुनना। जब हम लोग क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तीनों में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई मटेरियल 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 तीनों में होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? बट अपन क्या बोलते हैं, मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, मटेरियल है परवेसिव है, मटेरियल है परवेसिव है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स देते हैं। इतना कुछ याद है फास्ट ट्रैक में भाई, ये सब चीजें बोल सकता हूं मैं, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को बोलना भी चाहिए। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते तो ऐसा नहीं समझा सकता, फास्ट ट्रैक बैच लेने का अलग मजा आता है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहता है ना, तो ज्ञान वो लिंक कर सकते हैं। क्वालिफाइड में अपन क्या बोलते हैं, अगर लिमिटेशन ऑफ स्कोप है या डिसएग्रीमेंट है बट वो मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो अपन ने क्या बोला, क्वालिफाइड। लिमिटेशन है बट और मटेरियल भी और परवेसिव भी है, तो क्या दिया, डिस्क्लेमर। हैविंग ऑब्टेन्ड एविडेंस, पता चलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो परवेसिव भी है, तो क्या दिया, एडवर्स। अरे बच्चा, ओपिनियन किसके वजह से चेंज हुआ, मटेरियल तो वैसे भी तीनों में था, ओपिनियन कौन सा हथियार यूज करूं, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स, डिपेंड करता है वो परवेसिव है या नहीं है। दैट इज द परवेसिवनेस, यू कंसीडर इट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। तो परवेसिव मतलब वो सिर्फ एक चीज नहीं, इट शुड अफेक्ट व्हाट, मेनी असर्शंस। Therefore we consider the risk at financial statement level। मजा आ रहा है क्या, बोलो? वैल्यू एडिशन होना चाहिए हाँ भाई।
समझ में आ रहा है क्या कुछ? यस सर। अभी फिर बात करते हैं सर, व्हाई डू वी कंसीडर द रिस्क एट असर्शन लेवल। इसका क्या विषय है? व्हाई डू वी कंसीडर द रिस्क एट असर्शन लेवल। तो ध्यान से सुनना, जब हम लोग बात करते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल की, सो दिस रिस्क इज कंसीडर्ड टू डिटरमाइन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। भाई अगर मेरे को दिख रहा है कि कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है, तो वो रिस्क में कंसीडर करूंगा और उसके हिसाब से सही में कंप्लीट है या नहीं वो जाके चेक करेगा ना। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए जो रिस्क कंसीडर करी जाती है, उस रिस्क को बोला जाता है रिस्क एट असर्शन लेवल। ऑडिट प्रोसीजर्स, अरे भाई कम चेक करूं या ज्यादा चेक करूं, वो डिसाइड करने के लिए कौन सी रिस्क कंसीडर करूं? असर्शन लेवल की। क्योंकि मैं ऑडिट में एक एक असर्शन चेक करेगा कि भाई कंप्लीटनेस बराबर है क्या, वैल्यूएशन बराबर है क्या, डिस्क्लोजर बराबर है क्या, समझा गया? तो वो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं? असर्शन लेवल पे रिस्क कंसीडर करता हूं। बट अगर सब असर्शन में बैंड बजी पड़ी है भाई साहब, सारे असर्शन में प्रॉब्लम है, फिर वो रिस्क कंसीडर करता हूं, उसको क्या बोलते हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। व्हाई डू आई कंसीडर दैट? टेल मी, चलो क्विकली, सो दैट वी कैन गिव दी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझ में आया? विद दिस बैकग्राउंड लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर स्टडीइंग। अरे मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं सही में बता रहा हूं। और टाइम मिल जाए ना, जैसे क्या होता है ना, यूजुअली ग्रुप 1 वालों को ये बचपन से मेरे साथ है ना अन्याय होते आया है, मेरे साथ अत्याचार है। ग्रुप 1 में लॉ को या ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट को, टैक्स को 3-3.5 महीने दिए जाते हैं। मतलब पढ़ाओ बच्चों को डिटेल में, फिर वो लॉ के, टैक्स के फैकल्टी का दीवाना हो जाता है। क्योंकि 3.5 मंथ्स में रिवीजन भी कराओ, राइटिंग प्रैक्टिस भी कराओ, दो ज्ञान बच्चों को, फुल फैन हो जाता ना। फिर जैसे खत्म होता आ जाता ग्रुप 2 में ऑडिट में, 2 महीने में खत्म कर। अरे कैसे खत्म करेगा भाई? ये भी तो बच्चे के लिए नया सब्जेक्ट है, समझा गया? और बच्चों को क्या चाहिए? नहीं नहीं, ये इतना इज्जत थोड़ी है सब्जेक्ट का। वो लोगों ने बनाया है वैसे उसको कि इज्जत ही नहीं देते उसको। और फिर इतिहास गवाह, बच्चे को कम नंबर आते किसमें? क्यों आते? क्योंकि अरे उसको टाइम लगता है। ये चीजें ना, जैसा लॉ इंटरप्रिटेशन है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए कि ये रिस्क इधर से कहां कनेक्ट होना, उसको टाइम लगता है उसको। क्या करे यार? हाँ, 2 महीने पढ़ा है इसको, सही में बता रहा हूं, 2 महीने पढ़ा है इसको। नहीं पढ़ी ना तू, पैसा बर्बाद कर दिया ना तूने। मम्मी को फोन लगाता हूँ तेरे, रुक जा। आज तो, आज क्लास के बाद मम्मी को ही फोन लगाता हूँ तेरे। तू देख ना, तू देख तो सही। बोलता हूँ ना, एक भी दिन क्लास को नहीं आई, अभी इधर बैठ रही है क्लास को। कहाँ थी तुम्हारी छोरी? देखो, ध्यान दो। ऐसा बैंड बजा। क्या लिखा है यहाँ पे? द रिस्क इज व्हाट एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। समझ में आया? दूसरा क्या बोलते हैं? असर्शन लेवल एट अ क्लास ऑफ, दिख रहा है आपको ये? फॉर अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। आ जाओ ना वापस वो उधर 4.10 पे। ऐसे आपको उसके लिए अलग अलग कॉलम्स दिख रहे होंगे। अकाउंट बैलेंस के लिए अलग असर्शंस, 4.10 पेज नंबर पे। उधर रेफरेंस ऐसा लिख के रखो, पेज नंबर 4.10। है ना ऐसा? तो असर्शन लेवल मतलब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए अलग असर्शंस है, अकाउंट बैलेंस के लिए अलग असर्शंस है, डिस्क्लोजर के लिए अलग असर्शंस है ना ऐसा? जब बात सो पढ़ेंगे जरा इसको आप फर्स्ट। क्या पढ़ रहे हो आप? दोनों लेवल पे दे परवेसिवली, और इसीलिए परवेसिवनेस अपन ओपिनियन के लिए यूज करते हैं। एंड इधर क्या लिखा दिख रहा है आपको?
एंड दे पोटेंशियली अफेक्ट व्हाट, मेनी असर्शंस। और कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या आपको, एक सेकंड ध्यान दो फिर पढ़ना। चलो एक काम करो, पढ़ो फिर बात करते हैं। हो गया। अभी इधर जो लिखा हुआ है ना, दे पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शंस, ऐसा दिख रहा है क्या आपको? दे पोटेंशियली अफेक्ट मेनी असर्शन। एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स में क्या करते हैं मालूम है क्या आपको? वो बोलेंगे आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, पूरा एग्जैक्ट छापेंगे। रेफर टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट परवेसिवली रिलेट परवेसिवली टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि आगे का वर्ड खा लिया ना, एंड अफेक्ट मेनी असर्शंस, है ना? वो इन कंजंक्शन है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो अफेक्ट करेगा ही करेगा, बट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कब करेगा? व्हेन इट अफेक्ट्स व्हाट, मेनी असर्शंस। ऐसा काम पेपर सेटर करता है। तो इसीलिए यू नीड द क्लैरिटी। देन risk of material misstatement at assertion level is assessed in order to express an opinion on the financial statements. Risk of material misstatement at assertion level is assessed in order to express an opinion on the financial statements. False, because it is used to determine what? The nature, timing and extent of what? Further audit procedures, and these audit procedures help to obtain sufficient and appropriate audit evidence on which the opinion is based. समझा क्या बात को? असर्शन लेवल का रिस्क हम लोग ओपिनियन देने के लिए कंसीडर नहीं करते, एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि उस एविडेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देंगे। समझा क्या बात को? सो वो लास्ट लाइन देखा आपने कैसे लिखा है? दिस enables the auditor to express an opinion on financial statements, क्योंकि आप पहले असर्शन लेवल की रिस्क को कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन करेंगे, एविडेंस को ऑब्टेन करेंगे, और फिर उस सबूत के बेसिस पे आप ओपिनियन देंगे कि कितने असर्शंस अफेक्ट हो रहे हैं, सिंगल असर्शन और मेनी असर्शन परवेसिवली टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। उसके बेसिस पे क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड या डिस्क्लेमर और एडवर्स। बोलो सही हो रहा है क्या? ऐसा देखो है कितना सा सिंपल एकदम, बट उसका कंटेंट बहुत है उसका। बराबर है? पढ़ो हेडिंग नंबर 1.2, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाने दो।
डन। सिर्फ कंपोनेंट पढ़ना है, वो 2 बच्चे हैं उसके अंदर, और वो लाइन आपको समझ में है ना, नॉट इन्फ्लुएंस बाय ऑडिटर, सो दे आर कॉल्ड एज द एंटिटीज रिस्क। लिखा है ना ऐसा, हमने बात करी हुई, इसके लिए आपको पढ़ने के लिए बोला उसको। आगे इनहेरेंट रिस्क, रेडी। इनहेरेंट रिस्क इज द susceptibility of an assertion about class of transaction, account balance or disclosure to a misstatement that could be material either individually। वो कल का जो डायग्राम बना है ना अपन ने, वो सामने रखो बच्चों उसको। तो क्या हुआ, अभी आप कंपेयर करेंगे, जो बीच में जो बॉक्स लिखा है वो इनहेरेंट रिस्क इज द ससेप्टिबिलिटी, हमने ससेप्टिबिलिटी के जगह क्या लिखा था वर्ड, बस आप लोगों के लिए लिखा था, ऑफ एन असर्शन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन असर्शन बच्चों, अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिसस्टेटमेंट that could be material either individually or when aggregated with other misstatements। but सबसे important point उसमें क्या था, before consideration of any related as described in essay number 200। समझ में आया आपको। so point number 1 में हमने definition देख लिया, what is inherent risk। are we good? चलो अभी वो क्या बोलता है, अभी स्टिक नोट लगा के एक्सप्लेनेशन लिखो, या अपने नोटबुक में पेज नंबर 3.2 का रेफरेंस देके इनहेरेंट रिस्क के बारे में एक्सप्लेनेशन लिखो, बट जो भी बोलूंगा वो लिखना बहुत जरूरी है। तो रैदर आप उधर ही लिख सकते हो आपकी नोटबुक में, क्योंकि हमने वहां पे डायग्राम तो बनाए हुए ही है। शाल्वी अभी क्या बोलता है देखो, वो बोलता है इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम असर्शंस एंड रिलेटेड क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर्स देन फॉर अदर्स। समरी में अपने को क्या देखना है, यहां पे कुछ के लिए ज्यादा है तो कुछ के लिए कम है, इनहेरेंट रिस्क बराबर। वो कहते कुछ एरियाज होती है ना, इनहेरेंट रिस्क कुछ एरियाज के लिए कम है, कुछ एरियाज के लिए ज्यादा है। समझा क्या, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी मतलब जो एरिया है जो अपना रूटीन नेचर का है, रूटीन काम है, रूटीन जो रोजाना हम लोग है ना काम करते रहते हैं, टेलीफोन बिल 12 महीने के 12 खर्चे बुक करने के, रेंट रोज अपना जो मंथली एवरी मंथ रेंट पे करने का। मुझे एक बात बताइए, इसमें रिस्क इनहेरेंट रिस्क की मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस आपको क्या लगता है, कम है कि ज्यादा है? कम है ना, क्योंकि ये रोज का काम है। समझा क्या बात को, ये कैसा काम है, रोज का काम है ये, इसमें गलतियां थोड़ी होंगी ना रोज के काम में। तो इसमें इनहेरेंट रिस्क, अभी आपको इनहेरेंट रिस्क क्या है मालूम है ना, कि कंट्रोल के पहले देखने का है। तो कंट्रोल नहीं भी रहा तो भी इसमें गलतियां होने के चांसेस कम है ना। लोग क्या बोलेंगे, अरे रोज का काम है इसमें भी गलतियां हो रही, तेरी ये है क्या तू, बोलते ना अपन ऐसा। तो वो उसका मतलब है वो कि कुछ के लिए ज्यादा गलतियां होती है, कुछ के लिए कम गलतियां होती है, बट कुछ के लिए जो कम हो रही है वो कौन से है, वो रूटीन ट्रांजैक्शन है ऐसा। बट अभी जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है, रोज का काम नहीं है हमारा, बराबर। सर दिस वर्क आई एम नॉट डूइंग इट डेली, बराबर कि नहीं। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी की दैट आपसे मिस्टेक हो जाए करके, बराबर है कि नहीं। तो जो नॉन रूटीन वर्क है, लेट अस से फॉर एग्जांपल पासिंग एडजस्टमेंट, अकाउंटेंट पासिंग एंट्रीज फॉर व्हाट, रेंट का, अपना इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, रूटीन एंट्रीज है। एक दिन वो बैठा अकाउंटेंट और वो उसको बोला गया है कि अभी है ना तेरे को वो
हमने दूसरे कंपनी के साथ मर्जर किया है, उसके एंट्रीज पास कर अभी मर्जर के। बोलेगा सर ये रोज का काम, थोड़ी गलतियां होंगी ना सर इसमें, ऐसे क्या कर रहे हैं सर? समझा गया? तो काम अगर कॉम्प्लिकेटेड है, नॉन रूटीन है, तो अपन क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या हो सकता है? रिस्क ज्यादा होगी किसी में, रिस्क किसी में कम होगी। भाई समझ में आया कि? ओके, एक्सप्लेनेशन लिखा आपने, एग्जाम्पल लिखे आपने? यस। एग्जाम में जब शॉर्ट नोट पूछेंगे ना आपसे कि बेटा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनहेरेंट रिस्क, ओल्ड सिलेबस में इतना ही था डेफिनेशन, ओके चलो बाय, अभी कंटेंट ऐड हुआ है, समझा है क्या? तो ये पता होना चाहिए। इनहेरेंट रिस्क पे शॉर्ट नोट के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो कंटेंट चाहिए आपके पास लिखने के लिए। अभी दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये हो गया। अभी इस पे बात करते हैं, सी पॉइंट पे। इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स आर कंसिडर्ड while designing test of controls and substantive procedures. सॉरी गलत सर्कल किया मैंने, हाँ सही भी करा होगा, हाँ ये वाला डिजाइनिंग, डिजाइनिंग को सर्कल करेंगे। सॉरी, कर लिया था तुमने पहले? नहीं, गुड। इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर क्यों करता है? मैं ऑडिटर है, मैं इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर क्यों करेगा? हाँ ऐसा वो टेस्ट को भी, यार एक्चुअली टेस्ट को भी कर सकते हैं। मैं एक बार पहले बोल लेता हूं, फिर अपन डिसाइड करेंगे। एक काम करो सर, दोनों को कर ले तो छोड़ो यार साला। कि हम लोग इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर क्यों करते हैं? टू डिजाइन द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। वो वर्ड क्या खा जाएंगे वो, टेस्ट, और बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क इज कंसीडर्ड बाय ऑडिटर टू डिजाइन कंट्रोल्स। व्हाई विल आई कंसीडर इनहेरेंट रिस्क टू डिजाइन कंट्रोल्स? एज एन ऑडिटर आई एम कंसीडरिंग इनहेरेंट रिस्क टू डिजाइन which controls are to be tested. I am considering it to design what? The test of controls. वो टेस्ट वर्ड हट जाएगा ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन। नहीं समझा? इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या होता है कि बाबा यहां पे क्या गलतियां हो सकती है, तुम कंट्रोल्स के पहले देखते हो। तो अभी क्या होता है, पूरा उसका मोडस ऑपरेंडी समझो जरा। आपको दिख रहा है सेल्स में क्या गलती हो सकती है कि एक सेल 2 बार रिकॉर्ड हो सकता है, फिक्टिशियस सेल रिकॉर्ड हो सकता है, बराबर है कि नहीं? सेल कैंसिल हो गया फिर भी रिकॉर्ड कर दिया है, गलतियां हो सकती है, हो सकती है ना ऐसी? हाँ। तो आप मैनेजमेंट को जाके बोलोगे देखो हमें लगता है ऐसी गलतियां हो सकती है, मैनेजमेंट बोलेगा बस क्या सर ये हो ही नहीं सकता हमारे यहां, क्योंकि ये रोकने के लिए हमने कंट्रोल लगाए, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, बराबर क्या नहीं? क्रेडिट को अगर क्रेडिट देना है तो ऑथराइजेशन लगता है, ऐसी किसी पे भी, किसी को भी हम लोग मटेरियल उधारी पे नहीं देते, फलाना डिमकाना, बहुत सारी बातें होती है। समझा क्या बात को? तो ऑडिटर बोलता है अच्छा ये कंट्रोल है क्या, बताओ कौन से कंट्रोल है, मैं उसको टेस्ट करूंगा ये चेक करने के लिए कि सही में वो इनहेरेंट रिस्क आ रही है या नहीं। समझा बात को? तो व्हाई डू वी कंसीडर इनहेरेंट रिस्क? सो दैट वी कैन डिजाइन two things: the test of controls, how we are going to do the testing of controls, and based on the controls whether it is good or bad we will do what? Substantive procedures. समझा क्या बात को? The category of auditors assessment, lower or higher? The category of what? The auditors assessment of lower or higher. Each category covers a range of degrees of inherent risk. जो ऑडिटर देखेगा ना अलग अलग एरियाज में, हमने देखा था ना कि कहीं हायर है कहीं लोअर है। ऑडिटर में असेस द इनहेरेंट रिस्क ऑफ 2 assertions as lower while recognizing that one assertion has less inherent risk than the other, although both have assessed as what? Lower. जरा पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है।
समझा कुछ? क्या बोल रहा है यहां पे? ऑडिटर में असेस व्हाट? इनहेरेंट रिस्क फॉर टू डिफरेंट असर्शंस एज लोअर, while recognizing that one assertion has less inherent risk than the other, though both have assessed what as lower. मतलब अगर अपन बात करते हैं अबाउट रिसीवेबल्स की बात करें, रिसीवेबल में क्या हो सकता है? वैल्यूएशन एक असर्शन है, बराबर है, और दूसरा कंप्लीटनेस ये असर्शन है। स्पेलिंग है कंप्लीटनेस की COMPLETNESS ना, बराबर लिखा है ना? हाँ। अभी ये दो असर्शंस है, बराबर है। वैल्यूएशन में क्या क्या होता है कि आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड करने चाहिए, अगर वो रिसीवेबल फॉरेन करेंसी में है तो AS11। कंप्लीटनेस की अगर बात करें तो आपने सारे जो भी क्रेडिट सेल्स हुए हैं वो आपने रिकॉर्ड सही से करने चाहिए, बराबर है। फिक्टिशियस क्रेडिटर्स नहीं होने, डेटर्स नहीं होने चाहिए। बोलो भाई, फिक्टिशियस सेल्स आपने रिकॉर्ड नहीं करने चाहिए। तो अभी मैनेजमेंट क्या बोलता है? सर ये दोनों जो है ना, इसमें इनहेरेंट रिस्क कम है, क्योंकि दोनों में हमारे यहां कंट्रोल बहुत अच्छा है। तो नाउ द ऑडिटर इज असेसिंग व्हाट? वैल्यूएशन में भी IR कम है और कंप्लीटनेस असर्शन में भी IR कम है फॉर द सेम एरिया। ये इतना समझा गया आपको? दोनों असर्शन में क्या बोल रहे हैं अपन कि इनहेरेंट रिस्क कम असेस करेंगे अपन। ये जमा क्या बात को? सो दोनों में इनहेरेंट रिस्क कम, इधर भी कम इधर भी कम। बट जब अब दोनों में हमने क्या बोला? लोअर लोअर। बट जब अब इन दोनों को कंपेयर करोगे, इन दोनों में से एक ज्यादा और एक कम हो सकता है क्या? ऐसा दोनों कम है, बट उन दोनों कम में दोनों कम है। कैसे बोलूं मैं? बराबर बोल पा रहा हूं क्या मैं? दोनों कम है, बोथ आर एट लेवल, लो लेवल, बट उस लो लेवल में भी एक हायर लो लेवल पे और एक लोअर लो लेवल पे। ये सही है? ऐसा हो सकता है ना? वो बोलता है दोनों में गलतियां कम हो सकती है, बट उन कम गलतियों में भी ज्यादा गलती वैल्यूएशन में हो सकती है या ज्यादा गलती कंप्लीटनेस में हो सकती है। बट दोनों में कम है, बट कम में एक बहुत कम है और कम में एक बहुत ज्यादा है। अरे सही में ऐसा ही लिखा है उधर। वैसे बच्चों को लगता है सर क्या पागल हो गए, क्या बोल रहे हो? कम है बट कम में ज्यादा है, कम में कम है। वो लोग बोलते दिमाग कम है सर आप में, बहुत मारूंगा पकड़े, ऐसा बोलोगे। समझ में आएगा आपको? सो सी वाला पॉइंट आपको समझ में आया क्या? अभी समझ में आया ना तेरे को? हाँ, मतलब देखो 10%, भैया क्या बोल रहे हैं? 10% है IR, तो ये 10% इज लो, बराबर। बट इसमें वो बोल रहे हैं इसमें 8% है और इसमें 6% है, बट है तो कम ना दोनों में। तो बट 8% कम में 8% ज्यादा है, 6% कम है बट वो उसमें भी कम है। हाँ, बेस्ट है एकदम। तूने बोला मैंने डाल दिया भाई, इजी। बोले वो बोल रहा सर मेहनत करो मत, मैं बोलता हूं बेस्ट बोला, अगली बार मैं अगले बैच में यूज करेगा इसको। ये क्लियर है एकदम? अभी आगे तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बोला? इनहेरेंट रिस्क में क्या होता है बच्चों? डेफिनेशन बात करी, कोई कोई असर्शन के लिए कम है, कोई ज्यादा है, बराबर। कभी कभी क्या हो सकता है? असर्शंस अलग अलग, दोनों में IR कम होगा, बट उस कम में भी एक ज्यादा एक कम हो सकता है। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द रीजन for each identified inherent risk if the risk is lower when the auditor designed test of controls and substantive procedures। क्या लिखा है यहां पे? It is important to consider what?
रीजन फॉर ईच आइडेंटिफाइड इनहेरेंट रिस्क, बराबर। आगे क्या लिखा हुआ है, इवन इफ, ये मिस मत करना, इवन इफ द रिस्क इज व्हाट, लोअर। भाई कहीं रिस्क कम कहीं रिस्क ज्यादा, कोई बात नहीं, कहीं कम कहीं ज्यादा कोई बात नहीं, बट आपने वो इनहेरेंट रिस्क क्यों आ रही है उसके रीजंस आप पूछ लीजिएगा। इवन इफ द इनहेरेंट रिस्क इज लोअर, फिर भी तो है ना, रिस्क तो है ना, रीजन समझ लो, ताकि हम लोग फिर आगे अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या कर सके, डिजाइन और परफॉर्म कर सके। शैल वी प्रोसीड? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिविंग राइज टू बिजनेस रिस्क में ऑल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट, इनहेरेंट रिस्क। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस may influence what, business risk, which in turn what influence what, inherent risk। स्टोरी समझो, बाहर कुछ ऐसी घटना हुई जिसके वजह से बिजनेस में रिस्क आई, और वो बिजनेस की रिस्क इज अफेक्टिंग व्हाट, द इनहेरेंट रिस्क। स्टोरी लिखो पहले उसका, कैसे वो तीन चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट गिव्स राइज टू व्हाट, business risk, this business risk is affecting what, your inherent risk। जैसे लॉ चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया, लॉ, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस ना, लॉ मेरे हाथ में थोड़ी है, हाँ नहीं, वो अलग, अपन उसकी बात करेंगे। उन्होंने तो वो लॉ पहले से था, उन्होंने उसको क्या करा, कंप्लाई नहीं किया, पेटीएम ने, समझा क्या, क्या हो रहा है, लैग हो रहा है क्या? एक मिनट, वो लैग हो रहा है तो उसको ठीक करेंगे अपन। हाँ अभी आ गया मैं शायद, एक बार रिफ्रेश करो बच्चों। चलो ओके, हो गया हो गया हो गया, नेट चला गया था। सर विजिबल नहीं है बोल रहे हैं, भाई विजिबल है यार, मैं हूं इधर, देख रहा हूं मैं, ये देख, रिफ्रेश करो एक बार, स्क्रीन पे टैप करके रिप्ले का ऑप्शन आता है ऐसे। चलिए लेट्स प्रोसीड। सो हमने क्या बात कर रहे थे हम लोग, किस पे थे हम पर, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस। तो उसमें क्या बोला, लॉ चेंज हो गया, अब नया कानून आया जिसके वजह से बिजनेस में रिस्क हो सकती है कि किसी का बिजनेस चलेगा या तो नहीं चलेगा, रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं उसके ऊपर,
उसके वजह से जो वो अकाउंटिंग कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना। नया नया लॉ आया, नए हिसाब से अकाउंटिंग करना है उसको, जीएसटी लॉ आया, बराबर है, तो उसके हिसाब से अभी नया लॉ है भाई, तो इट इज गिविंग राइज टू व्हाट, बिजनेस रिस्क। तो अब उसके हिसाब से, अब जीएसटी का अकाउंटिंग नया लॉ है ना, तो ये ना आपको पता ना मुझे पता, ये तो नया कानून है, ये तो अकाउंटेंट से गलतियां होगी कि नहीं होगी, होगी ना। सो इट इज द एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस विच गिव्स राइज टू व्हाट, अ बिजनेस रिस्क, विच इन टर्न अफेक्ट्स व्हाट, बिजनेस रिस्क अफेक्ट क्या करेगा, इनहेरेंट रिस्क। क्योंकि अभी एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, लॉ चेंज हो गया। कुछ तो बोल, घूर कह रहा है, बस समझ रहा, एक एक्सप्रेशन होते समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे 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 ना, हाँ ना। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में क्या हुआ, लॉ, अगर लॉ चेंज हो गया तो उसके से बिजनेस रिस्क आई, क्या हो गया, इनहेरेंट रिस्क आई। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नहीं ऐसा एग्जांपल लिखने का, ऐसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन हैपन, बिजनेस रिस्क आ सकती है, आपका डेटा कोई चोरी कर सकता है, बराबर के नहीं, और उसके वजह से इट कैन रिजल्ट इनटू व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट इनहेरेंट रिस्क्स। बोलो आया ना। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस गिव्स राइज टू बिजनेस रिस्क विच विल अफेक्ट व्हाट, कि उसमें गलतियां हो सकती है, तो यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। आगे बढ़े यहां से, एग्जाम्पल देखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट माइट मेक द प्रोडक्ट ऑब्सोलीट, और ऑब्सोलीट होने की वजह से क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड है बट फिर भी आप उसे इन्वेंट्री में आप क्या करोगे, उसे शो करोगे, तो वो भाई, बट वो उससे बेच के पैसा आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है ना। सो फैक्टर्स इन एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट में इन्फ्लुएंस व्हाट, इनहेरेंट रिस्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक असर्शन। एग्जाम्पल पढ़िए उसके, फिर आगे चलेंगे। पढ़ा गया, बिजनेस फेलियर मतलब, हाँ, तो क्या हुआ, किधर है वो, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स इन एन इंडस्ट्री, बिजनेस चालू तो किए बट वो सरवाइव नहीं कर पाए, वो बिजनेस क्या हो गए, खत्म हो गए। एग्जाम्पल दो, हाँ, नहीं वो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस थोड़ी है, हाँ, बिजनेस को स्टार्ट किया, लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस फेलियर्स इन एन इंडस्ट्री, नोकिया, नोकिया क्या हुआ, डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया, किंगफिशर एयरलाइंस डूब गया, बिजनेस फेलियर्स हो गए ना, ये क्या हो गए, बिजनेस फेलियर। फेसबुक सक्सेस था बट खत्म हो गया, फेसबुक वैसा। सो देयरफॉर असर्शंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी कैरी इनहेरेंट रिस्क ऑफ बीइंग व्हाट, मिसस्टेटेड। सत्यम 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 फेल हुआ ना, फेल हो रहा था ना, तो इसको शेयर होल्डर्स को खुश रखना था, उसको सत्यम को शेयर होल्डर्स को क्या करना था, खुश रखना था, इसलिए तो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया। दैट इज द इनहेरेंट रिस्क, बिकॉज यू आर फेलिंग इन योर बिजनेस, यू डोंट वांट पीपल टू नो दैट यू आर फेलिंग इन योर बिजनेस, देयरफॉर व्हाट दे डू, दे मैनिपुलेट द अकाउंट्स।
दे शो द फॉल्स इंफॉर्मेशन दैट दे आर अर्निंग व्हाट गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, पैसा बहुत है बताना चाहते हैं वो, पर वास्तविक में उनके पास उतना पैसा नहीं है। अंडरस्टूड क्या? पढ़िए बेटा कंट्रोल रिस्क, फर्स्ट पैराग्राफ होने के बाद सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे अपन। हो गया? हमने जो चार्ट में पढ़ा था सेम टू सेम लिखा है, बट जस्ट उसमें बिफोर इंटरनल कंट्रोल नहीं लिखा, क्योंकि अब वो इनहेरेंट रिस्क पे कंट्रोल लग गए हैं। बट अब वो कंट्रोल क्या हो गए? फेल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट व्हाट अ मिसस्टेटमेंट, दिस रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरी गुड। अभी देखो कसला भारी लिखा है इन्होंने बी पॉइंट में। तुम सोचोगे कि अच्छा ऐसा लिखना होता है एग्जाम में तब जाके नंबर मिलेंगे? आंसर इज यस। आओ देखो, कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल existing and operating would not be efficient enough to stop from happening, find then rectify। इसी को प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट नहीं बोलते। इट इज एग्जिस्टिंग, ऑपरेटिंग बट नॉट इफेक्टिव, है चल रहे बट not effective from what? Happening, finding, rectifying, prevent, detect, correct की तो बात कर रहे in an appropriate time, that is on timely basis। बराबर कि नहीं? Any material misstatement relating to the transaction account balance disclosure to be made in the financial statements of the entity, same लिखा है, अलग वर्ड्स में लिखा है अभी तो। और therefore in a way it can be said that there exists a relation between, ये ध्यान से पढ़ना, ये रिश्ता किसके बीच में बता रहे हैं, ये फोकस करना, between control risk and the efficiency of what? Internal control, inverse relationship between, ये फोकस करना, IR और CR में नहीं, CR और C में। कैसे घूरते हो आप? किसके बारे में? इधर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन CR एंड C। CR और IR में देयर इज अ डायरेक्ट, बट CR और C में देयर इज इनडायरेक्ट। कंट्रोल रिस्क ज्यादा मतलब कंट्रोल्स बेकार। समझा क्या बात को? कंट्रोल रिस्क ज्यादा मतलब कंट्रोल्स बेकार, कंट्रोल्स बेकार मतलब कंट्रोल रिस्क ज्यादा। बोलते जाओ, इसीलिए एक्टिव रहने तो। समझा गया? सो व्हेन एफिशिएंसी, अभी और देखो, व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी इज हाई, द कंट्रोल रिस्क इज लो, एंड व्हेन एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज लो, कंट्रोल रिस्क इज हाई। जमा गया? तो ऐसा शॉर्ट नोट आपको ये समझ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसा एग्जाम में एज पर ऐसे 200 डिफाइन इनहेरेंट रिस्क, तो ये इनहेरेंट रिस्क का पूरा लिखने का विथ एग्जांपल लिख के आने का। फिर आपको बोलेंगे राइट कंट्रोल रिस्क विथ एग्जांपल्स, ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। लिखो लिखो क्या, पढ़ो इसको, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क।
नहीं समझा तो पूछने का, एक दूसरे को मत घूरो। कंट्रोल्स के एग्जांपल्स दिए बस, एकदम सिंपल। समझ में आया? इजी था एकदम। अब फटाफट डिटेक्शन रिस्क को पढ़िए। हमने ये भी डिस्कस किया था ना डिटेक्शन रिस्क, कल किया था ना डिटेक्शन रिस्क डिस्कस। हाँ, तो उसको भी पढ़िए। डन। अभी बात करते हैं डिटेक्शन रिस्क कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? सैंपलिंग रिस्क एंड नॉन सैंपलिंग रिस्क। सो पहले सैंपलिंग रिस्क क्या है इसके बारे में बात करें यहां पे अपन। ये हम लोग ऐसे 5:30 में डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, बट एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं इसको। आप समझिए बात को। ये है पॉपुलेशन, ओके, और इस पॉपुलेशन में से ये निकला सैंपल, ओके, ठीक है। अभी क्या हुआ, पॉपुलेशन पे मैंने परफॉर्म करी ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके। मैंने सैंपल पे भी परफॉर्म करी वही ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके। और अब मैंने इन ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर काम करके एविडेंस कलेक्ट किया और फिर मैंने अपना ओपिनियन दिया, और इधर भी मैंने ओपिनियन दिया। मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर मैंने सैंपल के बेसिस पे ओपिनियन दिया वर्सेस पूरा पॉपुलेशन चेक करके अपना ओपिनियन दिया, दिस ओपिनियन वर्सेस दिस ओपिनियन, क्या डिफरेंस हो सकता है? क्या कैन देयर बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन? बराबर है कि नहीं? सो इधर क्या कहते हैं, देयर कैन बी व्हाट? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतलब इवन दो द सेम ऑडिट प्रोसीजर्स आर परफॉर्म, but one on sample and one on entire population, there can be what? Difference of opinion. This difference of opinion is called as what? Sampling risk. समझा क्या? क्योंकि ये आपके ओपिनियन अलग अलग क्यों आए? क्योंकि आपने एक सैंपलिंग किया और नहीं किया होता तो दैट इज कॉल्ड एज सैंपलिंग रिस्क। पढ़ो अभी उसको। Sampling risk is the risk that the conclusion based on the sample may be different from the conclusion if entire population was subjected to what? Same. ये same word बहुत इंपॉर्टेंट है।
अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर यूज करोगे तो उसका विषय नहीं है। ये क्या बोल रहा है, सेम ऑडिट प्रोसीजर जो इधर किया सैंपल पे, वही अगर पॉपुलेशन पे करते तो संभावनाएं है कि ओपिनियन क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। समझा बात को? तो उसको क्या बोलेंगे, सैंपलिंग रिस्क। इट सिंपली मीन्स दैट द सैंपल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। नॉन सैंपलिंग मतलब ऐसा, हाँ कुछ भी नहीं बोलने का बेटा। नॉन सैंपलिंग मतलब ऑडिटर रीचेज व्हाट, टू एरोनियस कंक्लूजन, गलत कंक्लूजन दिया, बट फॉर द रीजंस नॉट रिलेटेड टू व्हाट, सैंपलिंग। सैंपलिंग की वजह से गलत कंक्लूजन नहीं दिया, तुमने गलत ऑडिट प्रोसीजर यूज किया होगा, तुमने इवैल्यूएशन टेक्निक्स गलत यूज करी होगी, सही से एविडेंस ऑब्टेन नहीं करा होगा। सैंपलिंग को दोष मत दो, तुमने जो भी गलत ओपिनियन दिया फॉर द रीजंस अदर देन सैंपलिंग रिस्क इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉन सैंपलिंग रिस्क। समझा? डिटेक्शन रिस्क के एग्जांपल्स पढ़ो और वो नीचे जो एक पैराग्राफ है वो भी पढ़ो। 1.4 भी एडिंग पढ़ो, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट रिस्क। ठीक है, 1.4 तक आपको पढ़ना है। बिकॉज फर्स्ट वाला एग्जाम्पल इज बिकॉज ऑफ नॉन सैम्पलिंग रिस्क ओनली, क्योंकि उसने अटेंड ही नहीं किया, तो दैट इज द इनअप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक। अगर उसने इन्वेंट्री में सारी इन्वेंट्री ना सिलेक्ट करके थोड़ी इन्वेंट्री सिलेक्ट करी तो उसको क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग रिस्क। सेकेंड एग्जाम्पल उसके लिए बात करता है। हो गया? सो कोई दिक्कत है इसके अंदर? सो ऑडिटर कैन इन्फ्लुएंस विच रिस्क, क्योंकि कौन सी रिस्क ऑडिटर के काबू में है, कौन सी रिस्क एंटिटी के काबू में है। तो ऑडिटर इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क को क्यों स्टडी करेगा, ताकि वो डिजाइन करेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स सो दैट ही कैन रिड्यूस व्हाट, द डिटेक्शन रिस्क विच इज इन हिज कंट्रोल। समझ में आया? अभी रिस्क कितनी कम या ज्यादा ये कौन डिसाइड करेगा, ऑडिटर, उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। पढ़िए 1.5 हेडिंग।
ओवर? समझ में आया आपको कि इट इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, उसने अपनी बुद्धिमत्ता लगानी है उसको। ये ओवरव्यू आपको समझ में आया आपको? कल हमने बात करी थी ना इसके ऊपर। फिर ऑडिटर सिर्फ आईआर को देखेगा, सीआर को देखेगा, या दोनों को साथ में देखेगा? कंबाइंड असेसमेंट होगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। पढ़िए इसको भी। फिर सेकंड वाले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सो ऑडिटर विल डू व्हाट? द कंबाइंड असेसमेंट सेपरेटली, बट यूजुअली क्या करता है? कंबाइंड असेसमेंट करता है। सेकेंड पॉइंट पढ़ाऊं अभी? हाँ, वो कहता है द असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स। मतलब क्वांटिटेटिव टर्म्स में मतलब क्या बोल रहे हैं अपन? अमाउंट में बात कर सकते हैं, बराबर। हम लोग रेशियोज में बात कर सकते हैं, या कितना परसेंट गलती हुआ है उसमें बात कर सकते हैं, बराबर है। बट नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स, ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है कि नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट, बराबर कि नहीं? वो कैसा है? फ्रॉड्स कितने होने के चांसेस है, बराबर कि नहीं? सुपरविजन कितना होता है? तो इसमें हम लोग, आप समझिए, नंबर्स में नहीं बता सकते, बट क्वालिटी क्या होगी इनहेरेंट रिस्क की, कंट्रोल रिस्क की, वो बता सकते हैं। अगर हम लोग कहेंगे एटीट्यूड मैनेजमेंट का सही है एकदम, तो इनहेरेंट रिस्क की चांसेस कम है। सुपरविजन बार बार होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इनहेरेंट रिस्क कम है। तो इसमें नंबर में नहीं बता सकते कि कितना परसेंट रिस्क होगा, कितना ज्यादा होगा, बट दिस इज अ नॉन क्वांटिटेटिव टर्म। क्लियर एकदम? यस। इक्वेशंस पढ़ लीजिएगा। कर सकते हैं, बट यूजुअली वो कंबाइन करते हैं उसको, क्योंकि अगर मैं सिर्फ कंट्रोल्स को चेक करने जा रहा हूं तो मैं कंट्रोल रिस्क को ही चेक करूंगा एज एन ऑडिटर। बट अगर मुझे क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, तो मुझे पहले कंट्रोल्स देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे इनहेरेंट रिस्क कितनी है, और उसके बेसिस पे मैं अपने टेस्ट को डिजाइन करूंगा। इफ आई एम जस्ट चेकिंग कंट्रोल्स, ओनली कंट्रोल रिस्क, बट कंट्रोल्स के साथ साथ मेरे को ट्रांजैक्शंस को भी देखना है, तो यस, गॉट इट। आगे बढ़े यहां से, लेट्स स्टार्ट। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये जो है अपना एसे नंबर 315 का पूरा अंडरस्टैंडिंग है यहां पे। पहले आप इसे लिखेंगे, फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट राइटिंग। फुल स्क्रीन कर दें। चलो स्टार्ट राइटिंग। फाइनल के बताओगे तुमको ऐसे? अभी बता देना फाइनल। ये प्रोफेशनल एथिक्स चालू है अभी पूरा एकदम ऐसे। कॉन्सेप्ट है ना ये सब फाइनल में।
हाँ, ड्राइंग। अगर मैं सीए नहीं होता तो डीजे या तो ऐसा आर्टिस्ट ही होता। टेलीग्राम ने तुमको बिगाड़ के रखा है, तुम कुछ हुआ नहीं, डालो टेलीग्राम पे, बाइक दे रहे। ऑब्जेक्टिव में असेस के बाद लिखा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आरएमएम। जाऊ दे तो, तिकडेच असेल तो।
कर दे नॉर्मल। ओके, सो यहां से अभी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल जो है, आज अपना 10 मिनट वो उसमें बातों में गया ना। कल जो है हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले आपको बता दूं। ये हेडिंग नंबर 1.6 1.7 ये व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये पूरा पढ़ने का अपने को। ये इधर खत्म हो जाएगा। ये ध्यान से सुनना कल क्या होने वाला है। फिर उसके बाद ये मटेरियलिटी ऐसे 320 पढ़ने वाले कल हम लोग। बात को समझना मेरी। सो मटेरियलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्ञान देने वालों कल इसके ऊपर। कितना दिख रहा है आपको मटेरियलिटी अपने आप में? ऐसे 320 पूरा है। ये इतना पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, तब जाके कहां क्या खत्म होता है। ये इधर ऐसे 320 कितना बड़ा है दिख रहा है। कल पूरा ऐसे 320 और ये 315 का पढ़ना है। फिर उसके बाद ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हम लोग सीख लेंगे और फिर जाके ये यूनिट क्या हो जाता है, ये अपना खत्म होता है। समझा गया? तो कल जो इंपॉर्टेंट है वो अपना डिस्कशन होगा किसके ऊपर? मटेरियलिटी के ऊपर, ऐसे नंबर 320। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू गाइस टुमारो। ओके।